सो दिस इज मयंक त्रिवेदी। जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बिल्कुल जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, ये जो वर्ड है ये दो चीज़ों से मिलके बना है। एक बना है इलेक्ट्रो और दूसरा बना है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का यहाँ मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, और एक चीज़ होती है डायनेमिक्स, उसका मतलब होता है मोशन। तो यहाँ पे स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो अब जैसे कि बात यहाँ पे क्या आई, चार्ज की बात आई। तो चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज बेसिकली क्या होता है? किसी भी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब कोई पार्टिकल है वो किस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर पाएगा, ठीक है, और वो किस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा पाएगा, जो उसका गुण होता है उसे हम लोग कहते हैं चार्ज। ठीक, तो चार्ज समझ में आ गया। चार्ज बेसिकली कितने तरीके के होते हैं? चार्ज बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये जो है ये असल में क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस के कारण आते हैं। मतलब यहाँ पे ये कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। बस क्या होता है कि किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग सोडियम एटम पढ़ते हैं, सोडियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो Na+ बन गया, उसमें कैसे चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, Cl- बन जाता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बेसिकली क्या, इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस में होंगे तो नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे तो नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की अगर डिफिशियंसी है तब क्या होगा? तब होगा वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, एक बार जेईई मेंस में पूछा गया है कि हमारे पास एक बॉडी, 3 बॉडीज हैं, ठीक है, 3 बॉडीज हैं, एक में प्लस चार्ज है, एक में माइनस चार्ज है और एक में 0 चार्ज, उसमें कोई चार्ज नहीं, ठीक। आपसे कह रहा है कि अगर ये तीनों बॉडी हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है, तो आपको ये बताना था कि इनमें से किसका मास सबसे ज़्यादा होगा और किसका मास सबसे कम होगा, ठीक है, हमको ये बताना था। तो अगर हम लोग बात करें किसका मास सबसे ज़्यादा है या किसका मास सबसे कम है, तो हम लोग ये देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन में भी तो द्रव्यमान होगा, मतलब मास होगा। इलेक्ट्रॉन में मास होगा, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो मास कम हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका कुछ मास है m1, यहीं पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इसमें बढ़ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मास इससे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है। और जो न्यूट्रल बॉडी है इसमें क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए उतने ही हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन बराबर मात्रा में, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे अगर देखें तो इसका अगर मास का कंपैरिजन करें तो m1 का मास जो होगा वो सबसे कम होगा और m3 वाला फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद होगा m2 वाला। क्यों? क्योंकि m1 वाला कौन सा मास है? जिसमें प्लस चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास घट गया। m3 वाला कौन सा है? जो न्यूट्रल बॉडी है, ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हुए ना तो ज़्यादा हुए, ठीक है। उसके बाद क्या है? m2 वाला कौन सा है? जिसमें निगेटिव चार्ज है, ठीक है। निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का मास भी जोड़ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा चार्ज है, तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। चार्ज की कुछ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है, बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो आप जूनियर क्लास से ही जानते होंगे कि जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है? लाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं। मतलब एक जैसे चार्ज होंगे तो रिपल करेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अगर प्लस चार्ज है, एक दूसरा माइनस चार्ज है, वो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी, ठीक है। अगर प्लस प्लस होंगे तो रिपल करेंगे या माइनस माइनस होंगे तो रिपल करेंगे, प्लस माइनस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस होंगे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ पहली प्रॉपर्टी।
उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारा जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी में, जो चार्ज है, जैसे मान लेते हैं किसी बॉडी में चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है बताओ इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या है, 1 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, मतलब 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी यही है कि चार्ज में एडिटिव नेचर होता है, मतलब अगर चार्ज किसी बॉडी में है तो अगर टोटल चार्ज पूछे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐड करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है चार्ज का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताए, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखो कंजर्वेशन लॉज तो आपने बहुत बार पढ़े हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड बॉडी है, कोई एक आइसोलेटेड बॉडी है, उसके अंदर का जो टोटल चार्ज होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, कि टोटल चार्ज जो होगा इसके अंदर, टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड बॉडी में वो क्या रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, उसमें क्या है, पहले 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने क्या किया, इस ये आइसोलेटेड चार्ज बॉडी है तो इसमें क्या किया, हमने इसको तोड़ा फोड़ा मरोड़ा, जो किया सब कुछ किया, ठीक है। उसके बाद देखा कि ये जो बॉडी थी इसका शेप कुछ ऐसा हो गया, थोड़ा फोड़ा मरोड़ा, तो बाद में फिर हम लोगों ने चार्जेस देखे तो देखा एक 4 माइक्रोकूलम का है, एक 3 माइक्रोकूलम का, एक -1 माइक्रोकूलम का है। फिर भैया हमने कहा देखो जोड़ते हैं इसको, कितना हुआ, 4 + 3 -1 कितना हो गया, कितना हो गया, 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग इसको जोड़ रहे हैं देखो 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, तो कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोकूलम। तो क्या हुआ, हमने चार्ज के साथ जो भी किया, ठीक है, लेकिन उसका जो टोटल चार्ज था वो नहीं बदला, लेकिन इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई, ठीक है। इंडिविजुअल जो चार्ज थे वो बदल सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज जो होगा बॉडी का वो कभी नहीं बदल सकता, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब आ रही है जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो वो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी बॉडी में अगर हम लोग बात करें चार्ज की, किसी भी बॉडी में, हमारे पास एक बॉडी है बढ़िया सुंदर सी बॉडी, ठीक है, गोल गोल, तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जो चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में रहेगा। इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में रहेगा क्या मतलब है कि जब ये सब प्रॉपर्टी लाई गई तब उस समय क्वार्क की खोज नहीं होती। क्वार्क के बारे में आप जानते होंगे, क्वार्क क्या होता है, ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से भी कम है, ठीक है, तो वो क्वार्क है, उनकी तो बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि तब जब क्वार्क की खोज नहीं हुई थी तो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल जो थे वो हमारे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे छोटा कोई चार्ज हो नहीं सकता क्योंकि फंडामेंटल उस समय यही थे, ठीक है। तो इस क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि चार्ज किसी में होगा, किसी भी बॉडी में, तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में होगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कहते आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज है। अरे आधा जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसे हो, ये नहीं हो सकता ना। 3/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इसको भी हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 + 1/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज तो पॉसिबल नहीं, 1/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं पॉसिबल क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस वजह से क्या है जो चार्ज रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो Q = NE एक फॉर्मूला आता है, ये आप क्लास 10th में भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं।
ठीक है। यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता होगा कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और Q तो आप जानते हैं, Q इज चार्ज। ठीक है, चार्ज की यूनिट हम लोग पता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, लेकिन ज़्यादातर हम लोग माइक्रो कूलम का इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि कूलम जो है बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम लोग माइक्रो कूलम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको सारे चैप्टर प्रैक्टिकली भी समझने हैं। ठीक है, ये हमारा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, इससे जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से, नॉर्मल से, जैसे आपसे कहते हैं किसी क्या कहते हैं, किसी बॉडी में मान लेते हैं, कहते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन हैं, आप बताइए कि उसमें चार्ज कितना है। ठीक है, तो क्या कहोगे, Q बराबर क्या होता है, Ne। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो n की जगह 5 रख दो। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज ऐसे निकल आया। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपसे कहते हैं कि करंट, आपको कह रहा है कि करंट किसी बॉडी में 2 एम्पियर का है और टाइम है 2 सेकेंड तक बह रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप, तो हम लोग को पता है Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। Q बराबर क्या होगा, देखो ये Q बराबर होता है I × T। ठीक है, I की वैल्यू कितनी दी है, I की वैल्यू 2 दी है, टाइम की वैल्यू कितनी है, 2 दी है, Ne। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4/E। E का मान कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो हमारे पास आज क्या पूरा हो गया, आज हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बताऊंगा कूलम्स लॉ से रिलेटेड चीज़ें और उसकी एप्लीकेशंस, और हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तो हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, बाद में हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।